अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। लेक्चर नंबर 14 में आज हम देखेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी बिल्कुल किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इस लॉ के मुताबिक किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारी टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज। तो किरचॉफ के जो दोनों लॉज हैं वो सेम लॉ को फॉलो करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ की तरह किरचॉफ सेकंड लॉ के भी कुछ डिफरेंट नेम है, तो उन नेम्स को हम देखते हैं। डिफरेंट नेम्स ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। नंबर 1, इसको वोल्टेज लॉ बोलते हैं। नंबर 2, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। एंड नंबर 3, मैश लॉ भी बोलते हैं। यहाँ से आपको लूप और मैश की अगर आपको डेफिनेशंस या इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप हमारा लूप और मैश वाला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें जितने भी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हमने देखी हैं। तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो इसी तरह अगर आपने हमारा किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ वाला लेक्चर है वो भी नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारा क्या कहता है, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मुताबिक किसी भी क्लोज लूप में जो टोटल वोल्टेज हैं वो बराबर होते हैं सर्किट में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे। इस टर्म को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, फिर ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सोर्स है, दिस इज वोल्टेज, दिस इज R1, R2, R3, R4 and this is current. This is point A, this is point B, this is point C and this is point D. तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मुताबिक किसी भी क्लोज्ड लूप में जो वोल्टेज हैं वो यानी उनका जो मजमुआ होगा वो हमारे टोटल अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। मीन्स टू से VAB प्लस VBC प्लस VCD प्लस VDA इज इक्वल टू समेशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यानी इस इक्वेशन को मैं एक और तरह लिख सकता हूँ, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 इज इक्वल टू समेशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो इस लेफ्ट साइड को हम लिख लेंगे समेशन ऑफ I इंटू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ EMF, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको हमने EMF कह दिया। तो किरचॉफ सेकंड लॉ की जो इक्वेशंस हैं, ये 3 इक्वेशंस हैं, इसमें से आपने इन तीनों को
जहन में रख लेना है। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, इसको भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो उसके यूजेस हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के मुतालिक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्योंकि किरचॉफ्स लॉ के मुतालिक जितने भी एग्जांपल्स हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल्स यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने जो हमारा लास्ट लेक्चर है फर्स्ट लॉ वाला, उसके बाद मैंने एग्जांपल्स सॉल्व नहीं की थी, क्योंकि अगर हम तब एग्जांपल सॉल्व करते तो हमें सेकंड लॉ के बारे में नहीं पढ़ा था, तो फिर हम जो सेकंड लॉ की इक्वेशंस थी अगर हम वो इम्प्लीमेंट करते तो वो थोड़ा बहुत आपने कंफ्यूज हो जाना था। तो इसलिए अब हमने दोनों लॉज को स्टडी कर लिया है, दोनों लॉज की इक्वेशंस हमारे सामने है, तो अब हम इनके मतलब जो 2 या 3 एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 2.14.1 को देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें किरचॉफ्स के दोनों रूल्स अप्लाई करने के साथ I1, I2 और I3 को फाइंड करना है। जैसा कि एग्जांपल में भी वो कह रहा है बोथ रूल्स आर नेसेसरी, तो इसलिए मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा ये किरचॉफ्स लॉ का, उसमें उसके बाद मैंने जो एग्जांपल्स थी उसको मैंने सॉल्व नहीं किया था। उसकी वजह यही थी कि जो हर एग्जांपल है उसमें किरचॉफ्स के दोनों रूल्स अप्लाई होने हैं। तो इसलिए अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। तो हम सबसे पहले नोड ए पर किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन है वो लिखते हैं हम। सो एट नोड ए फर्स्ट लॉ, यानी हम नोड ए पर फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वो कहता है किसी भी नोड पर आने वाली करंट्स और जाने वाली करंट्स बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम जो आने वाली करंट्स हैं इनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो जाने वाली करंट्स हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे I1 इनकमिंग करंट है और I2 एंड I3 जो है वो आउटगोइंग करंट्स हैं, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम I3 को इक्वेशंस की एक साइड पर लिख लेंगे और बाकी चीज़ों को इक्वेशन की दूसरी साइड पर रहने देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आता है I1 माइनस I2, यानी यहाँ से हमने नेगेटिव I3 को दूसरी साइड पे ले गया हूँ तो वो पॉजिटिव I3 हो गया। तो ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर 1। अब इस डायग्राम में दो लूप्स बन रही हैं, यानी दो क्लोज्ड सर्किट बन रहे हैं। एक लूप S1 ये बन रही है और S2 लूप ये बन रही है। तो यहाँ से हम लगाते हैं सेकंड लॉ इन लूप S1, R1 इंटू I1 R2 इंटू I2 जो इक्वल होगी वो ये अप्लाइड वोल्टेज को होगी। तो ये जो R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी की, उसको हम R2 के साथ मर्ज करेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं R1 इंटू I1 प्लस R2 इंटू I2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। तो यहाँ से R1 हमारे पास 6 ओम्स है, I1 हमें पता नहीं है क्योंकि वो हमने फाइंड करनी है। तो R2 यहाँ से हो जाएगी 2.5 प्लस 0.53 इंटू I2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ E, यानी लूप 1 में समेशन ऑफ E क्या है 18 वोल्ट, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ R2 इज इक्वल टू 2.5 प्लस 0.5, ताकि ये जहन में आपके रहे कि हमने R2 की वैल्यू 3 किस तरह लेकर आए हैं। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगेन सेकंड रूल अप्लाई करेंगे इन लूप
S2। तो S2 में देखें हम R3 इंटू I3 एंड R1 इंटू I1। तो ये जो R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी की, तो ये R3 में मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, R3 इंटू I3 प्लस R1 इंटू I1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। तो यहाँ से R3 हमारे पास हो जाएगी 2 ओम इंटू I3 प्लस R1 हमारे पास 6 ओम है और समेशन ऑफ E हमारे पास 45 वोल्ट है। तो यहाँ हमने I3 की वैल्यू पुट की है, I1 माइनस I2, इसको फर्दर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2I1 माइनस 2I2 प्लस 6I1 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से हमने 6I1 और 2I1 को ऐड कर लिया है, तो ये हमारे पास आ जाता है 8I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 45। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद 2। तो यहाँ हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं 6I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 18। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 36। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 विथ 3। तो यहाँ हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिखते हैं 8I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 45। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 135। तो ये इक्वेशन हमारे पास 5 हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो, तो इक्वेशन 4 और 5 को हमने यहाँ पे ऐड करना है। 12I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 36 और इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 है। 24I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 135। तो इन दोनों को यहाँ पे हम ऐड अप करते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 36I1 इज इक्वल टू 171। तो यहाँ पे हमारे पास I1 की जो वैल्यू आएगी वो 171 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ से हमारे पास I1 इज इक्वल टू 4.75 एम्पियर्स। तो अब ये I1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 या 3 में पुट करके I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस I1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं 6I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 4.75 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 18। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 28.5 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से हमारे पास 3I2 इज इक्वल टू 18 माइनस 28.5। तो यहाँ से I2 की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो माइनस 10.5 डिवाइडेड बाय 3। तो I2 हमारे पास आ जाता है माइनस 3.5 एम्पियर्स। तो I2 की वैल्यू जो माइनस में आई है, तो इसका मतलब है जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी वो अपोजिट डायरेक्शन हमने अज्यूम किया। तो इसका ये मकसद है कि इसलिए ये माइनस में आ रहा है। तो अब हम I1 और I2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके I3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1
I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू हमारे पास 4.75 माइनस 3.5 एम्पियर्स, जो भी हमने I2 की वैल्यू फाइंड किया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है I3 की प्लस 3.5, तो I3 हमारे पास आ जाता है 8.25 एम्पियर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने I1, I2 और I3 की वैल्यूज को फाइंड करना था यूजिंग किरचॉफ्स लॉज, यानी दोनों किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में भी सेम हमने I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड करना है यूजिंग किरचॉफ्स बोथ रूल्स, यानी किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड जो लॉज हैं उनको हमने इस सर्किट पर अप्लाई करते हुए I1, I2 और I3 को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो नोड बी है इस पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे, यानी जो आने वाली करंट्स हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जो जाने वाली करंट्स हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट लॉ एट नोड बी। तो यहां पे I1 आ रही है और I2 और I3 यहां से जा रहे हैं। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास I3 I1 माइनस I2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। सेकेंड लॉ एट S1, यानी जो S1 है वो क्लोज लूप नंबर 1 है और S2 क्लोज लूप नंबर 2 है। तो हमने S1 पर सेकेंड लॉ को अप्लाई करना है, R1 इंटू I1, यानी यहाँ से I1 फ्लो हो रही है और R2 में से I2 फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा R1 इंटू I1 प्लस R2 इंटू I2 समेशन ऑफ E। तो यहाँ पे R1 हमारे पास 100 है, E1 हमारे पास ये जो 3 वोल्ट है, 100 इंटू I1, R2 हमारे पास 200 है, 200 इंटू I2 और समेशन ऑफ E यानी E1 हमारे पास 3 वोल्ट है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे S2 पर। सेकंड लॉ एट S2, तो यहाँ पे R3 इंटू I3 होगा और R2 इंटू I2 होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R2 इंटू I2 प्लस R3 इंटू माइनस I3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ E1 प्लस E2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो I3 की वैल्यू को मैंने माइनस क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि I3 को मैं माइनस कंसीडर कर सकता हूँ या I2 को माइनस, तो दोनों में से एक को माइनस कंसीडर करना था क्योंकि दोनों ही बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल्स में एंटर हो रही है। I2 को पॉजिटिव कंसीडर किया है और I3 को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया है। R2 हमारे पास 200 I2, तो आप दोनों में से किसी भी एक करंट को नेगेटिव कंसीडर कर सकते थे क्योंकि दोनों में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ये जब हमारे आंसर्स हमारे पास आएंगे तो उससे हमें जो हमारी डायरेक्शन हमने अज्यूम की हैं तो वो वहाँ से हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इस बात पे ज़रा भी वो टेंशन नहीं लेनी कि हमें यहाँ पे कौन सी नेगेटिव करनी है और कौन सी पॉजिटिव करनी है। आप एक किसी भी करंट को नेगेटिव यहाँ पे कंसिडर कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस R3 हमारे पास 300 है इंटू I3 और समेशन जो दोनों E1 है और E2 को यहाँ पे हमने समेशन लेना है। तो E1 हमारे पास 3 है और E2 हमारे पास 4 है। तो फर्दर यहाँ से हो जाएगा
माइनस 300 I3 इंटू 7। हम यहाँ पे I3 की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम I3 की वैल्यू को पुट करते हैं। 200 I2 माइनस 300 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 7। तो फर्दर हमारे पास हो जाएगा 200 I2 माइनस 300 I1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 300 I2 इज इक्वल टू 7। 300 I2 प्लस 200 I2 500 I2 माइनस 300 I1 इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को हम फर्दर लिख लेंगे, माइनस 300 I1 प्लस 500 I2 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि कोई हमारी एक जो वैल्यू है वो यहाँ से माइनस होकर ख़त्म हो जाए। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों को देखते हैं तो इसमें माइनस जो है वो वैल्यू I1 की है और प्लस वैल्यू 2 में I1 की है। तो अगर हम यहाँ भी किसी तरह 300 ले आए तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी I1 यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 3। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिखता हूँ 100 I1 प्लस 200 I2 इज इक्वल टू 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 300 I1 प्लस 600 I2 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 को लिखते हैं माइनस 300 I1 प्लस 500 I2 इज इक्वल टू 7। और इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ जाएगी 300 I1 प्लस 600 I2 इज इक्वल टू 9। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास 1100 I2 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास I2 की जो वैल्यू आती है वो 16/1100, यानी I2 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो 0.0145 एम्पियर। तो ये जो I2 की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके I1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं 100 I1 प्लस 200 I2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने I2 की वैल्यू पुट करनी है 0.0145 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लाइन लगाकर इसको हम इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो 100 I1, तो ये 200 को इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 2.9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो 0.001 एम्पियर। अब हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ गई है, तो हम I3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2।
तो I1 की वैल्यू भी हमने फाइंड किया 0.001 माइनस 0.0145। तो यहाँ से हमारे पास जो I3 की वैल्यू आ जाती है वो -0.0135 एम्पियर। तो हमारी आज की लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। इसमें भी हमने जो ईच रजिस्टर है उसमें हमने करंट फाइंड करना है, यानी I1, I2 और I3। जिस तरह भी हमने दो एग्जांपल्स किए हैं, सेम ये भी एग्जांपल इसी तरह है। तो सबसे पहले हम नोड ए पर फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ एट नोड ए। तो यहाँ पे जो इनकमिंग करंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं और जो आउटगोइंग करंट्स हैं वो नेगेटिव हैं। तो ये I2 है और ये I3 है और ये I1 है। I1 यहाँ पे इनकमिंग है तो I1 को हम यहाँ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और बाकी करंट्स को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। -I2 एंड -I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम I3 को लिख लेंगे, I3 उधर चला जाएगा तो ये यहाँ पे रह जाएगा I1 माइनस I2, जैसा मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लॉ एट S1। तो S1 पर जो क्लोज लूप है इस पर हम सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा R1 इंटू I1 प्लस R2 इंटू I2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ E1। तो यहाँ पे हमारी R1 10 ओम है, I1 हमें फाइंड करना है, R2 हमारे पास 4 है, I2 हमें फाइंड करना है और E1 हमारे पास 20 है। तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसी तरह सेकंड लॉ एट S2, R3 इंटू I3 प्लस R2 इंटू I2 इज इक्वल टू समेशन E2। तो यहाँ पे हमारे पास R3 8 ओम्स है, I3 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे R2 हमारे पास 4 है। यहाँ पे I2 की जो डायरेक्शन है वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो बैटरीज हैं। तो यहाँ से -I2 हो जाएगा और E2 हमारे पास 12 वोल्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा 8I3 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम I3 की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। 8 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमारे पास फर्दर आ जाएगा 8I1 माइनस 8I2 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों यहाँ से प्लस हो जाएंगे, -12I2 इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब सेम हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास कोई एक वैल्यू यहाँ से माइनस हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये 12I2 बन जाएगा प्लस का और यहाँ पे हमारे पास 12I2 नेगेटिव का है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद 3। तो यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिखता हूँ पहले। 10I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 20। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 30I1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 12I2 आ जाएगा और ये हमारे पास 60 आ जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 8I1 माइनस 12I2 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 4 को लिखते हैं हम। 30I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 60। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 38I1 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास I1 की जो वैल्यू आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 38
I1 इज इक्वल टू 1.895 एम्पियर। अब ये I1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके I2 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं, प्लस 4I2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ हम I1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10 इंटू 1.895 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से ये हो जाएगा 18.95 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 20। तो 4I2 इज इक्वल टू 20 माइनस 18.95। तो यहाँ से हमारे पास I2 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस करेंगे हम, तो ये हमारे पास 1.05 आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो यहाँ से I2 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 0.263 एम्पियर। तो अब हमारे पास I2 और I1 की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन नंबर 1 से I3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, I1 माइनस I2। सो I1 की वैल्यू हमारे पास 1.895 और जबकि हमारे पास I2 की वैल्यू 0.263 है। तो यहाँ से हमारे पास I3 की जो वैल्यू आ जाती है वो 1.63 एम्पियर है। तो यहाँ से हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी इस लेक्चर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।